वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑफ दिस बैंकिंग सीजन, यानी कि कंप्लीट स्टैटिक्स बैंकिंग अवेयरनेस वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। काफी स्टूडेंट्स ने इस वीडियो की डिमांड करी थी कि स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस वीडियो आना चाहिए, तो ये आज उनके लिए कंप्लीट स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस वीडियो मैं लेके आई हूँ, जो आपके आने वाले सारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपके साथ जो अदर बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के साथ भी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल का नाम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। और इस वीडियो में ये जो मैंने सिलेबस दिया है ये कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें नीचे टॉपिक वाइज मेंशन है जो हम डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों को कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने हैं, पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं देखना है, वो नीचे टॉपिक पे जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंकिंग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, किसी भी टॉपिक पे अगर उनको सिर्फ टॉपिक वाइज पढ़ना है तो वो टॉपिक में जाके, यानी कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन में टॉपिक के आगे टाइम मेंशन किया है उस टाइम पे क्लिक करके डायरेक्टली उस टॉपिक पे पहुंच सकते हैं और वो उस स्पेसिफिक टॉपिक को देख सकते हैं डायरेक्टली उस टॉपिक पे पहुंच के। और जिनको पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है, सारे टॉपिक पढ़ने हैं, वो पूरा कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो में टॉपिक की डेफिनेशंस के थोड़ी उसकी थ्योरी के अलावा एमसीक्यूज भी लिए हैं, तो आपको पहले डेफिनेशन पढ़नी होगी, उसके बाद आपको एमसीक्यूज दिए हैं। सारे टॉपिक के मैंने इसी तरीके से किया है, जिसको जैसे पढ़ना है, जैसे सुटेबल है वो वैसे पढ़ सकता है। जिसको पूरा वीडियो देखना है वो पूरा वीडियो देख सकता है, जिसको टॉपिक वाइज देखना है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉपिक के आगे जो टाइम मेंशन है उस पर क्लिक करके डायरेक्टली उस टॉपिक पे पहुंच के उसको पढ़ सकता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग इनको जाके देख सकते हैं। ये आपके आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इन वीडियो को आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। पहला टॉपिक क्या है? हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं तो फर्स्ट इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम, यानी इंडियन बैंकिंग सिस्टम में जो भी पहली बार है, जो पहला जो कुछ भी हुआ है, यानी फर्स्ट, तो हम हर चीज है वो इसमें जान लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। फर्स्ट बैंक इन इंडिया वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब? 1770। कौन सा? फर्स्ट बैंक इन इंडिया कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सेकेंड है फर्स्ट बैंक मैनेज्ड बाय इंडियन वाज अवध कॉमर्शियल बैंक। थर्ड है फर्स्ट बैंक विद इंडियन कैपिटल वाज पंजाब नेशनल बैंक। फाउंडर ऑफ द बैंक इज लाला लाजपत राय। कौन थे पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर? लाला लाजपत राय। ये मैं आपको पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। फर्स्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया इज HSBC। कौन सा? HSBC। फर्स्ट बैंक टू गेट ISO सर्टिफिकेट इज कैनरा बैंक। And first Indian bank outside India is Bank of India. First bank to introduce ATM is HSBC. कब? 1987 in Mumbai. First bank to have a joint stock public bank oldest कौन सा? is इलाहाबाद बैंक। First universal bank is ICICI बैंक का full form है Industrial Credit and Investment Corporation of India. First universal bank. First bank to introduce saving account is Presidency Bank 1833. नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस चेक सिस्टम इज बंगाल बैंक 1833. फर्स्ट बैंक टू गिव इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी इज ICICI बैंक। फर्स्ट बैंक टू सेल म्यूचुअल फंड्स इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट बैंक टू इश्यूज क्रेडिट कार्ड्स इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट डिजिटल बैंक इज डिजी बैंक। फर्स्ट रूरल रीजनल बैंक इज ग्रामीण बैंक कौन सा है? इज प्रथमा बैंक स्पॉन्सर्ड बाय सिंडिकेट बैंक। फर्स्ट बैंक टू गेट इन प्रिंसिपल बैंकिंग लाइसेंस इज IDFC एंड बंधन बैंक। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया इज ग्रीनलेस बैंक। First bank to introduce blockchain technology is ICICI Bank. First bank to introduce voice biometric is Citibank. First bank to introduce robot in banking service is HDFC Bank. तो ये मैंने जो भी फर्स्ट हुआ है बैंकिंग सिस्टम में वो सारे डिस्कस किए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग जरूर से देख के जाइएगा।
अब इसमें हम कुछ एमसीक्यूज जो बनते हैं उनको जान लेते हैं, कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज में फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज इनिशियली पास्ड बाय व्हाट नेम? तो क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 इज द राइट आंसर। क्या पूछा गया है? द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज इनिशियली पास्ड बाय व्हाट नेम? किस नाम से? बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेकंड पे देख लेते हैं। Which was the first Indian bank to provide internet banking facility in India? That's the question का। Which was the first Indian bank to provide internet banking facility in India? कौन सा बैंक हो जाएगा? ICICI बैंक। ऑप्शन बी ICICI बैंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है When was the banking ombudsman scheme first introduced in India? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? 1995। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। When did the Banking Regulation Act 1949 become applicable to the state of Jammu and Kashmir? तो क्या सही आंसर होगा? 1956। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या पूछा गया है? When did the Banking Regulation Act 1949 become applicable to the state of Jammu and Kashmir? तो कब applicable हुआ? 1956। नेक्स्ट है Under whose recommendation did RRB form? तो क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एम नरसिम्हन। क्या पूछा गया है? अंडर whose recommendation did RRB form? Under the M Narasimha is the right answer. Option B. Next है When did the Banking Regulation Act come into effect? क्या पूछा गया है? When did the Banking Regulation Act come into effect? तो क्या सही आंसर है? 16 मार्च 1949। 16 मार्च 1949 is the right answer. Option A. Next है Which bank is the first to introduce mutual funds in India? क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विच बैंक इज द फर्स्ट? कौन सा बैंक पहला है टू इंट्रोड्यूस म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? राइट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है एट विच प्लेस ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी कलकत्ता। कलकत्ता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है What was the name of State Bank of India before it was created by SBI Act? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। पूछा गया है What was the name of SBI before it was created by SBI Act? तो क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है Which was the first bank to open a branch on foreign soil? क्या पूछा है? Which was the first bank to open a branch on foreign soil? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए बैंक ऑफ इंडिया है वो बैंक। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है Which of the following was the first bank managed by Indians? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक। और फाउंडर कौन बताए थे? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट पे चलते हैं। In which year paper currency act was enacted by British government of India? क्या पूछा गया है? In which year paper currency act was enacted by British government of India? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1861 is the right answer. Next है Which was the first bank to be wholly owned and run by Indians? To wholly owned and runs बाय इंडियन से पूछा गया है। तो कौन सा बैंक है? सेंट्रल बैंक। ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक इज द राइट आंसर। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस। आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो आरबीआई एस्टैब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1st 1935 अंडर आरबीआई एक्ट 1934। Recommendations of John Hilton Young Commission 1926 called Royal Commission on Indian Currency and Finance. It is the central bank on the country and was nationalized on 1st Jan 1949. Originally, it was a shareholders bank which was taken over by the central government.
अंडर रिजर्व बैंक ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 पेड अप कैपिटल ₹5 करोड़। कितना? ₹5 करोड़ इसका पेड अप कैपिटल। अब इसके कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं हम लोग। एमसीक्यूज पे चलते हैं। फर्स्ट है ऑन विच डेट आरबीआई स्टार्टेड वर्किंग। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ऑन विच डेट आरबीआई स्टार्टेड वर्किंग। सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 इज द राइट आंसर। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने काम करना शुरू किया था। नेक्स्ट है ओरिजिनली हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई वर लोकेटेड एट डैश। क्या पूछा गया है? ओरिजिनली हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई वर लोकेटेड एट किस जगह पर, ये पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलकत्ता। कलकत्ता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इन विच ईयर नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज डन। किस साल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइज हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1949। 1949 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हुआ था। नेक्स्ट है व्हाट वाज द इनिशियल शेयर कैपिटल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? 5 करोड़। इनिशियल शेयर कैपिटल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या थी उस टाइम पे? 5 करोड़। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 कंटेन्स द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स इन इंडिया। तो क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? सेकंड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 कंटेन्स द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स इन इंडिया। सेकंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट इज सेक्शन 7 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। क्या सही आंसर हो जाएगा? इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शंस टू द आरबीआई। What is the section 7 of the RBI Act 1934? क्या पूछा गया है कि सेक्शन 7 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 क्या है? तो इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू इश्यूज डायरेक्शंस टू द आरबीआई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच एंटिटी रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस एनबीएफसीज। विच एंटिटी रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस एनबीएफसीज। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट एंड सुपरवाइज करती है किसको? एनबीएफसीज को। नेक्स्ट है हु इज entrusted with the power to lay down instruction to the banks in India for audits। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? आरबीआई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे करेंसी सिस्टम इन इंडिया। करेंसी सिस्टम इन इंडिया है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। और इसमें जो आपको पिक्चर्स दिख रही है नोट की, जैसे 2000 के, 500 के, 100 के जो आपको नोट्स दिख रहे हैं, तो जो नोट का फ्रंट जो आपको है, जो नोट का फ्रंट है, जैसे 500 का, 2000 का जो फ्रंट है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ओवर्स। इसको ओवर्स बोला जाता है। नोट के फ्रंट साइड को ओवर्स बोला जाता है और नोट के बैक साइड को, ये जो बैक साइड है नोट का, इसको क्या बोला जाता है? इसको रिवर्स बोला जाता है। तो याद रखिएगा नोट के फ्रंट साइड को क्या बोला जाता है? ओवर्स। और नोट के बैक साइड को बोला जाता है रिवर्स। तो डिस्कस करते हैं करेंसी सिस्टम इन इंडिया। और करेंसी सिस्टम इन इंडिया में हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? करेंसी क्विक फैक्ट्स। करेंसी क्विक फैक्ट्स में हम डिस्कस करेंगे जो करेंसी है उसमें डिनोमिनेशन, लेटर, कलर, मोटिव, डायमेंशन, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं डिफरेंट करेंसी के डायमेंशंस, कलर, मोटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 10 रुपए के नोट का कलर। कलर क्या है इसका? चॉकलेट ब्राउन। 10 रुपए के नोट का कलर कौन सा हो जाता है? चॉकलेट ब्राउन। और याद रखिएगा जो अभी नए नोट है, जितने भी नए नोट है मैं वही डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। 10 रुपए का जो भी नया नोट है उसका कलर क्या है? चॉकलेट ब्राउन। उसका मोटिव है सन टेम्पल कोनाक। सन टेम्पल कोनाक उसका मोटिव है और डायमेंशन कितना है? 63 mm इंटू 123 mm इसका डायमेंशन है किसका? 10 रुपये के नोट का।
दूसरा हम डिस्कस करेंगे 20 रुपये का नोट। 20 रुपये के नोट का कलर है ग्रीनिश येलो। ग्रीनिश येलो इसका कलर है। इसका मोटिफ है एलोरा केव्स। एलोरा केव्स इसका मोटिफ है और डायमेंशन कितना है 63 mm इंटू 129 mm इसका डायमेंशन है। नेक्स्ट है 50 रुपये का नोट। 50 रुपये के नोट का कलर है फ्लोरोसेंट ब्लू। ये एक साथ है, फ्लोरोसेंट ब्लू इसका कलर है और इसका मोटिफ है हैप्पी विथ चैरिट। इसका मोटिफ है और इसका डायमेंशन है 66 mm इंटू 135 mm इसका डायमेंशन है। नेक्स्ट है 100 रुपीज। 100 रुपए के नोट का कलर है लैवेंडर और इसका मोटिफ है रानी की वाव और इसका डायमेंशन है 66 mm इंटू 142 mm। नेक्स्ट है 200 रुपए का नोट है। इसका लेटर H और इसका कलर है ब्राइट येलो और इसका मोटिफ है सांची स्तूपा, जो इसका मोटिफ है और इसका डायमेंशन है 66 mm इंटू 146 mm। डायमेंशन काफी इंपॉर्टेंट है, नोट्स के काफी बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन सारे नोट्स के डायमेंशन भी जरूर ध्यान से देख के जाइएगा। नेक्स्ट है 500। 500 के नोट का कलर कौन सा है? स्टोन ग्रे इसका कलर है और इसमें मोटिफ है रेड फोर्ट और इसका डायमेंशन है 66 mm इंटू 150 mm। नेक्स्ट है 2000। 2000 के नोट का कलर कौन सा हो जाएगा? मैजेंटा इसका कलर है और इसका मोटिफ क्या है? मंगलयान इसका मोटिफ है और इसका डायमेंशन है 66 mm इंटू 166 mm। कितना है? 66 mm इंटू 166 mm डायमेंशन है 2000 के नोट का। अब हम इस पे कुछ एमसीक्यूज बनाए हैं वो देख लेते हैं। एमसीक्यूज पे फर्स्ट पे डिस्कस करेंगे। In how many languages is the amount is written on the bank note? क्या पूछा गया है? कितनी लैंग्वेजेस जो हैं वो लिखी गई हैं बैंक के नोट पे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 17। 17 जो है वो सही आंसर है। तो 17 लैंग्वेजेस लिखी गई हैं बैंक के नोट पे। तो करेंसी नोट्स हैव 15 लैंग्वेजेस। 15 लैंग्वेजेस ऑन द पैनल which appear on the reverse of the note। तो ये 50 लैंग्वेजेस का क्या मतलब है? यहाँ पे जो 15 डिफरेंट लैंग्वेजेस है वो लिखी गई हैं और ये 17 कैसे हो जाती हैं? तो 17 इंग्लिश और हिंदी को इंक्लूड करने के बाद ये लैंग्वेजेस हो जा रही हैं 17। तो 17 इसलिए यहाँ पे सही आंसर है। और जो टोटल अदर रीजनल लैंग्वेजेस है वो कितनी है? 15। तो इंक्लूड करके याद रखिएगा, इंक्लूड करके हिंदी और इंग्लिश को 17 इज द राइट आंसर और एक्सक्लूड करें तो 15। रीजनल लैंग्वेजेस की बात करें तो 15 रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तो 15 लैंग्वेजेस हैं और इंग्लिश और हिंदी को इंक्लूड करके 17। तो 17 इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नोट अमाउंट, यानी इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस इज द अमाउंट इज रिटन ऑन द बैंक नोट। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 इंक्लूडेड हिंदी एंड इंग्लिश एंड 15 अदर रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इन विच ईयर द पेपर करेंसी एक्ट वॉज पास्ड। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका? 1861। कौन से साल में पेपर करेंसी एक्ट जो है वो पास हुआ था? तो 1861 इज द राइट आंसर, 1861। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which section of RBI Act states that the RBI has the exclusive rights to issue currency notes in India? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सेक्शन 22। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है when was the currency function moved from controller of currency to RBI? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए 1935। नेक्स्ट है व्हेन वाज द डेसिमलाइजेशन ऑफ द कॉइनेज डन इन इंडिया? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी 1957 इज द राइट आंसर। डेसिमलाइजेशन ऑफ द कॉइनेज डन इन इंडिया इन 1957। नेक्स्ट है who undertakes the distribution of 1 rupees notes and coins and small coins all over the country? तो क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पूछा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 rupees नोट्स एंड कॉइन्स एंड स्मॉल कॉइन्स ऑल ओवर द कंट्री
किसके द्वारा होता है, किसके अंडर में होता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट फॉर विच ए नोट कैन बी प्रिंटेड बाय द आरबीआई। तो पूछा गया है कि मैक्सिमम अमाउंट कितना होता है जो आरबीआई के द्वारा नोट प्रिंट होते हैं। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? 10,000। ऑप्शन डी 10,000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु साइन द 1 रुपीज नोट्स इन इंडिया। किसके साइन होते हैं? 1 रुपये के नोट में भारत में किसके साइन किए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉरेन सेक्रेटरी। ऑप्शन सी, फॉरेन सेक्रेटरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच एक्ट गवर्न्स द मिंटिंग ऑफ कॉइन्स इन इंडिया। विच एक्ट गवर्न्स द मिंटिंग ऑफ कॉइन्स इन इंडिया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन कॉइनेज एक्ट 1906। इंडियन कॉइनेज एक्ट 1906। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वेयर वाज द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस फॉर बैंक नोट सेटअप इन इंडिया। क्या पूछा गया है? वेयर वाज द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस फॉर बैंक नोट सेटअप इन इंडिया। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, नासिक। नासिक इज द राइट आंसर। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? पीएसबीज, आरआरबीज, प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक एंड हेडक्वार्टर्स। तो इन सारे बैंक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इनके हेडक्वार्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में जानते हैं। तो these are those entities which are owned by government having more than 51% stake in the capital। किसके बारे में है ये? पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में। अब जानते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स are those entities which are owned by private individual institutions and these are registered under the कंपनीज एक्ट 1956 एज लिमिटेड कंपनीज। किस एक्ट के अंडर में है? कंपनीज एक्ट 1956। थर्ड है रीजनल रूरल बैंक यानी आरआरबीज। आरआरबीज, दीज एंटिटीज आर कंप्लीटली अंडर गवर्नमेंट एंड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द रूरल सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। कौन सा? आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक। फोर्थ है डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक क्या है? तो these basically include Industrial Finance Corporation of India यानी IFCI which was established in 1948, Export Import Bank of India short में Exim Bank, full form भी देख सकते हैं आप, Export Import Bank of India which was established in 1982, National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD which was established in 1982 and Small Industries Development Bank of India यानी SIDBI which was established on 2nd April 1990। अब इससे रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने लिए हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? हाउ मच शेयर्स द गवर्नमेंट होल्ड इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो क्या सही आंसर इसका हो जाएगा? मोर देन 50%। कितने जो गवर्नमेंट ने कितने परसेंट शेयर्स में होल्ड किए हैं ये पूछा गया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन 50%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एसबीआई लोकेटेड इन इंडिया। वेयर इज द हेडक्वार्टर यानी एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स स्टैब्लिश इन इंडिया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स कब स्टैब्लिश हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर। लाहौर में स्टैब्लिश हुआ था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, जब ये इंडिया का पार्ट था। जब इंडिया का पार्ट था लाहौर पार्टीशन से पहले, तब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो था वो लाहौर में स्टैब्लिश हुआ था। फिर उसे शिफ्ट कर दिया गया कहां पे? इंडिया में आफ्टर द पार्टीशन, भारत पाकिस्तान पार्टीशन के बाद। नेक्स्ट है, विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैड द अकाउंट ऑफ द फेमस जलियांवाला बाग
कमिटी, क्या पूछा गया है, विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैड द अकाउंट, कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक में अकाउंट है किसका, फेमस जलियांवाला बाग कमेटी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट फेज ऑफ द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इनॉग्रेटेड, व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए 1 सितंबर 2018, 1 सितंबर 2018 को स्टैब्लिश हुआ था कौन सा, पोस्ट पेमेंट बैंक इनॉग्रेशन कब हुआ था इसका, 1 सितंबर 2018। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर अंडरटेकन बाय स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी कि कौन से जो नीचे ऑपरेशंस हैं जो अंडरटेकन है किसके, स्मॉल फाइनेंस बैंक के। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, डिसबर्सिंग स्मॉल लोन्स, सेल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाउ मच क्रेडिट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैज टू गिव टू प्रायोरिटी सेक्टर, हाउ मच क्रेडिट स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज टू गिव टू प्रायोरिटी सेक्टर, कितना, 75%, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु इज एलिजिबल टू बी अ प्रमोटर ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो क्या कौन हो जाएगा इसका प्रमोटर, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। कौन कौन सा, इंडिविजुअल इज द राइट, कॉर्पोरेट, ट्रस्ट, तो तीनों ही हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। Who was the chairman of the committee formed by RBI to evaluate applications received for small finance bank in 2015, 2015? तो क्या सही आंसर हो जाएगा इसका, ऊषा थोरट, ऊषा थोरट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाउ मेनी एंटिटीज वर ग्रांटेड प्रोविजनल लाइसेंस बाय आरबीआई टू कन्वर्ट इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक इन 2015? तो क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, 10 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो क्या सही आंसर है, जयपुर, जयपुर इज द राइट आंसर, जयपुर में है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लोकेटेड इन इंडिया, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी। ये हेडक्वार्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है और इन बैंक के पूछे जाते हैं, इसलिए आप ये हेडक्वार्टर्स भी ध्यान से देख के जाइएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच वॉज द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया, पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है भारत में, तो कौन सा है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जालंधर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिपॉजिट लिमिट ऑन सेविंग अकाउंट्स इन द पेमेंट बैंक्स, तो डिपॉजिट लिमिट क्या है सेविंग अकाउंट्स की इन द पेमेंट बैंक में, कितनी है, 1 लाख, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1 लाख। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हो जाएगा, विच ऑफ दीज कैन नॉट बी इश्यूड बाय ए पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक इनमें से क्या इशू नहीं करता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो है वो पेमेंट बैंक के द्वारा इशू नहीं किया जाता है। Who headed the committee to evaluate the license applications for payment banks? Who headed the committee to evaluate the license applications for payment bank? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नचिकेत मोर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नचिकेत मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज अकाउंट्स कैन बी ओपन इन अ पेमेंट बैंक, कौन सा अकाउंट है जो पेमेंट बैंक में ओपन किया जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए और बी बोथ, यानी कि सेविंग अकाउंट भी और करेंट अकाउंट भी, दोनों ही अकाउंट पेमेंट बैंक में ओपन किए जा सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज इंडिया फर्स्ट पेमेंट बैंक, भारत का पहला, याद रखिएगा भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है, तो कौन सा है, एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एयरटेल पेमेंट बैंक जो है वो भारत का पहला पेमेंट बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंडर व्हाट सेक्शन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 द पेमेंट्स बैंक आर लाइसेंस्ड? क्या पूछा गया है कि किस सेक्शन के अंदर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 द पेमेंट्स बैंक्स आर लाइसेंस्ड? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए 22, सेक्शन 22 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पेमेंट बैंक वर अप्रूव्ड बाय आरबीआई इन 2015? 2015 में कितने पेमेंट्स बैंक अप्रूव्ड हुए थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 11 पेमेंट्स बैंक अप्रूव हुए थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। कब? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैनॉट बी अंडरटेकन बाय अ पेमेंट बैंक? कौन सी एक्टिविटीज हैं जो पेमेंट बैंक के अंडर में नहीं है? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? लैंडिंग मनी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लैंडिंग मनी। अब हम जान लेते हैं हेडक्वार्टर्स ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनके हेडक्वार्टर हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जालंधर में। सॉरी, पहले है एयू फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? जयपुर में। और सेकंड है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर है जालंधर में। थर्ड है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? थ्रीसर केरला में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है चेन्नई और कॉर्पोरेट ऑफिस का है थ्रीसर केरला। और जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर गुवाहाटी। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का नवी मुंबई। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का बेंगलुरु। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का वाराणसी। अब हम देखेंगे हेडक्वार्टर्स पेमेंट बैंक के। पेमेंट्स बैंक जितने भी हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड का रजिस्टर्ड ऑफिस है न्यू दिल्ली। कॉर्पोरेट ऑफिस है गुरुग्राम हरियाणा में। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का नोएडा उत्तर प्रदेश। जियो पेमेंट बैंक का मुंबई। फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड का नवी मुंबई। और NSDL पेमेंट बैंक लिमिटेड का मुंबई। ये सारे पेमेंट्स बैंक के हेडक्वार्टर थे। अब हम जानेंगे प्राइवेट बैंक के हेडक्वार्टर। जितने भी प्राइवेट बैंक हैं इंडिया में उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? तो सबसे पहले बात करेंगे हम एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई। बंधन बैंक लिमिटेड का कोलकाता वेस्ट बंगाल। HDFC बैंक लिमिटेड का मुंबई। ICICI बैंक का मुंबई। कोटक महिंद्रा बैंक का है मुंबई। यस बैंक का है मुंबई। तो इंडसइंड बैंक का भी है मुंबई। फेडरल बैंक इंडिया लिमिटेड का है कोच्चि। जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड का कहाँ पे है? श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर एंड बैंक का है श्रीनगर। साउथ इंडियन बैंक का कहाँ पे है? थ्रीसर केरला में है साउथ इंडियन बैंक का। करूर व्यास बैंक लिमिटेड का कहाँ पे है? करूर तमिलनाडु में। तो यहाँ पे मोस्टली बैंक मुंबई में है। तो आप जो मोस्टली जो मुंबई में है उनको छोड़ के अदर भी इजीली याद कर सकते हैं। ये थे हेडक्वार्टर्स ऑफ प्राइवेट बैंक्स। अब हम देखेंगे हेडक्वार्टर्स ऑफ PSBs। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हम हेडक्वार्टर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में फर्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का है वडोदरा गुजरात। बैंक ऑफ इंडिया मुंबई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे। कैनरा बैंक बेंगलुरु। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई। इंडियन बैंक चेन्नई। इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई। पंजाब नेशनल बैंक न्यू दिल्ली। पंजाब एंड सिंध बैंक न्यू दिल्ली। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई। यूको बैंक कोलकाता। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई। ये थे हेडक्वार्टर्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स के। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके भी आप इनको इजीली पढ़ सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड चेक्स। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। कौन सा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड चेक्स। A negotiable instrument is a document guaranteeing the payment of a specific amount of money either on demand or at a set time whose payer is usually named on the document. किसके बारे में बताया गया है? Negotiable instrument.
अब चेक क्या है, तो चेक देख लेते हैं। ए चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंक एंड नोट एक्सप्रेस टू बी अ पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। It includes electronic image of truncated check and also an electronic check। ये चेक के बारे में है और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन आप लोग को दे दी है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। अब हम इनके बारे में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने लिए हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आप इनको जरूर ध्यान से देख के जाइएगा। अब हम इनके एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, when did negotiable instrument act 1881 came into force? तो कब आया था ये पूछा गया है। negotiable instrument act 1881 came into force। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 मार्च 1882 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सेक्शन सी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट डिफाइंस डैश। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए चेक। Check is the right answer. Next है, which of the following are included, excluded in determining reasonable time for the purpose of payment of a negotiable instrument? तो क्या सही आंसर इसका हो जाएगा? Public holidays are excluded। क्या पूछा गया है? Which of the following, जो भी मेंशन है ऑप्शंस में, are excluded या included is determining reasonable time for the purpose of payment of negotiable instrument? तो ऑप्शन बी public holidays are excluded is the right answer. Next है, dishonor of negotiable instrument by non-payment is covered under which section is Negotiable Instrument Act 1881? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी सेक्शन 92 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? कौन सा इनमें से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए बैंकर्स नोट इज द राइट आंसर। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट डील विद द बिल ऑफ एक्सचेंज? व्हाट इज द राइट आंसर? सेक्शन 5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए सेक्शन 5 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच बैंक वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस चेक सिस्टम इन इंडिया? कौन सा पहला बैंक है जिसने इंडिया में चेक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन बी बैंक ऑफ बंगाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस चेक सिस्टम इन इंडिया कौन सा? बंगाल बैंक इन 1833। कब किया था? 1833 में। किसने? बंगाल बैंक ने। फर्स्ट बैंक, पहला बैंक है जिसने चेक सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है, इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस चेक ट्रंकेशन सिस्टम? कौन से साल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो है वो लागू किया था या इंट्रोड्यूस किया था? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए 2008 में। 2008 इज द राइट आंसर। 2008 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंकिंग। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंकिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम अपने टाइप्स ऑफ बैंकिंग में डिस्कस करेंगे पैरा बैंकिंग। पैरा बैंकिंग हम डिस्कस करेंगे। पैरा बैंकिंग क्या है? तो व्हेन बैंक प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विस एक्सेप्ट द जनरल बैंकिंग फैसिलिटी। तो क्या है पैरा बैंकिंग? When bank provide banking services except the general banking facility, it's called the para banking. Next देखते हैं, next है narrow banking. Narrow banking, when banks invest its money in government securities instead investing in market to avoid risk, it's called the narrow banking. Offshore banking, bank which accept currency of all countries. Offshore banking क्या बोलेंगे? बैंक विच एक्सेप्ट करेंसी ऑफ ऑल कंट्रीज, इट्स कॉल्ड द ऑफशोर बैंकिंग। ग्रीन बैंकिंग, ग्रीन बैंकिंग क्या है?
तो promoting environmental friendly practices and reducing your carbon footprint from your banking activities. It's called the green banking. नेक्स्ट है हमारा रिटेल बैंकिंग. रिटेल बैंकिंग क्या है? तो रिटेल बैंकिंग रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ बैंक दैट डील्स डायरेक्टली विद रिटेल कस्टमर्स. इट्स कॉल्ड द रिटेल बैंकिंग. नेक्स्ट है होलसेल बैंकिंग. होलसेल बैंकिंग इज द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय बैंक्स टू ऑर्गेनाइजेशंस सच एज mortgage brokers, large corporate clients, mid-sized companies, real estate developers and investors, international trade finance, business etc. इसे क्या बोलेंगे? होलसेल बैंकिंग. नेक्स्ट है यूनिवर्सल बैंकिंग. R.H. Khan committee and recommended the concept of universal banking. It means allowing FLS and banks to undertake all types of banking or development financing activity subject to compliance of statutory and other requirements of RBI, government and related legal acts. Next है Islamic banking. What is Islamic banking? An Islamic bank is a deposit-taking banking institution whose scope of activities excluding borrowing and lending on the basis of interest. It's called the Islamic banking. अब हम इसके कुछ MCQs देख लेते हैं. MCQs हैं, what is the type of banking where bank operates only from a single branch called as? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी यूनिट बैंकिंग इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, what do we call the type of banking carried out by the non-bank financial intermediaries which provide services similar to those of traditional commercial bank? तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी शैडो बैंकिंग इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, व्हाट इज इस्लामिक बैंकिंग? तो इस्लामिक बैंकिंग क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी बैंकिंग कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ शरिया. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. व्हाट इज इस्लामिक बैंकिंग? बैंकिंग कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ शरिया. नेक्स्ट है, what is the banking where all banking operations are online known as? क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए वर्चुअल बैंकिंग इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, what do we call the banking oriented towards mass welfare and financial inclusion of the poor? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी सोशल बैंकिंग इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, what do we call the banks that undertakes commercial banking, investment banking, mutual funds and merchant banking? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूनिवर्सल बैंकिंग इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी. नेक्स्ट है, what is the type of banking which involves banking services for high net worth clients like corporate, commercial banks, mid-sized companies act? What is the right answer? Option B. Wholesale banking is the right answer. Option B. Next है, what is retail banking? Retail banking क्या है? तो क्या सही आंसर इसका हो जाएगा? Option B is the right answer. Where transactions are held directly with customers, it's called the retail banking. Option B. Next है, what is the banking known as when a group of persons come together to own and control 3 or more independently chartered banks? तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए चेन बैंकिंग. चेन बैंकिंग इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, what is the banking combining banking and consultancy services called as? तो क्या सही आंसर इसका हो जाएगा? ऑप्शन ए मर्चेंट बैंकिंग इज द राइट आंसर. ऑप्शन ए. नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक. हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हो जाएगा? एटीएम एंड कार्ड्स. एटीएम एंड कार्ड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन. ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म है. तो एटीएम इज ए कंप्यूटराइज्ड मशीन दैट प्रोवाइड्स द कस्टमर्स ऑफ बैंक्स द फैसिलिटी ऑफ एक्सेसिंग देयर account for dispensing cash and to carry out other financial and non-financial transactions without the need to actually visit their bank branch.
इट इज द डेफिनेशन ऑफ किसकी? एटीएम। एटीएम की डेफिनेशन है। एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब हम इसकी कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है एटीएम स्टैंड्स फॉर, तो क्या है अभी मैंने बताया था आपको पहले, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एटीएम मशीन वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर डैश, तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए 1967 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड एटीएम, तो किसने इन्वेंट किया था? सही आंसर हो जाएगा जॉन एड्रियन शेपर्ड बैरोन, ए ब्रिटिशर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु इन्वेंटेड एटीएम? जॉन एड्रियन शेपर्ड बैरोन। नेक्स्ट है इन्वेंटेड जॉन शेपर्ड बैरन इंस्टॉल द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोमेटिक कैश डिस्पेंसर एट अ डैश नियर लंदन, तो क्या सही आंसर हो जाएगा? बार्कलेज बैंक ब्रांच। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ब्राउन लेबल एटीएम, तो क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव, यानी कि these ATMs are owned and maintained by service provider bank whose brand name is used on ATM take care of cash management and network connectivity. So option C is the right answer, both of the above. Next है white label ATM means, white label ATM means सही आंसर हो जाएगा option A, the ATM that does not have any bank logo, it's called the white label ATM. Next है the first company to get RBI's permission to open white label ATM is, तो क्या सही आंसर हो जाएगा? टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, यानी TCPSL is the right answer. Next है TCPSL started their white label ATM chain under brand name dash, तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी IndiCash. IndiCash is the right answer. Next है HSBC introduced the ATM concept in India, तो कौन से साल में कब किया था इंट्रोड्यूस HSBC ने? तो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1987. HSBC introduced the ATM concept in India in 1987. ऑप्शन बी is the right answer. Next है Which bank was the first to introduce ATM in India? कौन सा बैंक है पहला जिसने इंट्रोड्यूस किया ATM भारत में? तो वो है HSBC, जैसा पहले क्वेश्चन में बताया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है Which bank was the first to provide mobile ATM? तो कौन सा बैंक है वो? ICICI बैंक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है Which bank was the first to introduce credit cards in India? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पहला बैंक है जिसने क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया था इंडिया में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बैंकिंग ऑम्बड्समैन। बैंकिंग ऑम्बड्समैन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो क्या है ये? तो the scheme enables a bank customer for filling of complaints relating to certain services rendered by banks. It's called the banking ombudsman. I repeat, the scheme enables a bank customer for filling of complaints relating to certain services rendered by banks called the banking ombudsman. अब हम इससे रिलेटेड कुछ MCQs देख लेते हैं। तो द बैंकिंग एम्बड्समैन स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस अंडर, क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बाय RBI विद इफेक्ट फ्रॉम डैश, तो क्या सही आंसर हो जाएगा? 1995. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी द बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बाय RBI विद द इफेक्ट फ्रॉम 1995.
नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैंकिंग अम्बर्समेंट स्कीम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1995 एंड इट वाज रिवाइज्ड इन, क्या सही आंसर हो जाएगा? 2002, 2002 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है? करंट बैंकिंग एम्बर्समेंट स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन डैश, तो क्या सही आंसर हो जाएगा? 2006, 2006 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? बैंकिंग अम्बर्समेंट इज अपॉइंटेड बाय डैश, तो क्या सही आंसर हो जाएगा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो बैंकिंग अम्बर्समेंट इज अ सीनियर ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय आरबीआई। The offices of banking ombudsman is mostly situated at state capitals. All scheduled commerce banks, regional rural banks and scheduled primary cooperative banks are covered under the our banking ombudsman scheme. तो ये सारे ही पॉइंट्स जो हैं वो सही हैं, सारे ही पॉइंट्स करेक्ट हैं, तो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यू कैन फाइल ए कंप्लेंट टू बैंकिंग अम्बर्समैन इफ, तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव, यानी कि इफ बैंक रिजेक्ट्स द कंप्लेंट एंड इफ बैंक शो नेग्लिजेंस फॉर योर कंप्लेंट, बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। Banking ombudsman charged as fee for filling and resolving customers' complaint, तो क्या सही आंसर हो जाएगा? No fees charges, no fees charges is the right answer, option C। Next है if any loss suffered by the complaint then complaints will get, तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, amount arising directly out of the act or omission of the bank of rupees कितना? 20 लाख, whichever is lower। क्या पूछा गया है? अमाउंट अराइजिंग डायरेक्टली आउट ऑफ द एक्ट और omission of the bank rupees 20 lakh, whichever is lower, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इफ वन पार्टी रिजेक्ट्स द बैंकिंग ombudsman डिसीजन देन, तो क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? सच पार्टी कैन अप्रोच द एप्पल authority against the banking ombudsman decision, option B is the right answer। next है appellate authority is vested with the, तो क्या सही आंसर हो जाएगा? डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो पॉलिसी रेट क्या है? तो द की पॉलिसी ऑफ सिग्नलिंग रेट्स इंक्लूड द बैंक रेट, द रेपो रेट, द रिवर्स रेपो रेट, द कैश रिजर्व रेशियो एंड द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी एसएलआर। आरबीआई इंक्रीज इट्स की पॉलिसी रेट्स व्हेन there is a greater volume of money in the economy. In other words, when too much money is chasing the same or lesser quantity of goods and services. Conversely, when there is a liquidity crunch of recession, RBI would lower its key policy rates to inject more money into the economic system. It is the definition of policy rates. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ डिफाइन किया गया है पॉलिसी रेट को। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके। अब हम पॉलिसी रेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो पहला है व्हाट हैपेंस व्हेन सीआरआर इज इंक्रीज, तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। जब सीआरआर इंक्रीज होता है तो क्या होता है? इट डिक्रीज मनी सप्लाई, इट इंक्रीज डिमांड फॉर मनी, इट डिक्रीज इन्फ्लेशन, यानी कि ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द दीज जो है ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट डू वी कॉल द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स, तो क्या सही आंसर हो जाएगा? रेपो रेट, ऑप्शन ए रेपो रेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग काउंट्स अंडर एसएलआर,
तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज जो है ये काउंट होते हैं किसके अंडर? SLR, यानी कि कैश इन हैंड, गोल्ड ओन्ड बाय बैंक, बैलेंस विद RBI। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ इंडिया? तो क्या सही आंसर हो जाएगा उसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, RBI गवर्नर। RBI गवर्नर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि रेपो रेट, CRR, SLR इज द क्वांटिटेटिव, क्या क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है किसके? मॉनेटरी पॉलिसी के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट डू वी कॉल द फंड्स दैट द बैंक्स कीप विद RBI एज ए पोर्शन ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज? तो क्या सही आंसर है? CRR। ऑप्शन बी, CRR इज द राइट आंसर। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। कौन सा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मुद्रा बैंक की। मुद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में। IDBI का है मुंबई में। एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर भी है मुंबई और ECGC का हेडक्वार्टर भी है मुंबई। अब बात करेंगे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी IFCI लिमिटेड का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और IRDAI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद। सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई। RBI का हेडक्वार्टर भी है मुंबई। और नाबार्ड का हेडक्वार्टर भी है मुंबई और UTI का हेडक्वार्टर भी है मुंबई। नेशनल हाउसिंग बैंक NHB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और PFRDA का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। DICGC का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट है, विच बैंक इज स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंसिंग, फैसिलिटेटिंग एंड प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक्सिम बैंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सिडबी लोकेटेड? तो क्या सही आंसर इसका हो जाएगा? सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ। ऑप्शन ए, लखनऊ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज DFI was primarily set up for the development of the micro, small and medium enterprises, यानी MSME सेक्टर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिडबी। सिडबी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, when the IDBI was set up in India? तो कब सेटअप हुआ है IDBI? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1964 में सेटअप हुआ है IDBI। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक लोकेटेड? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। व्हेन वाज द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट पास्ड? तो कब हुआ है एक्ट पास? 1987। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे डिमांड डिपॉजिट की। तो डिमांड डिपॉजिट में कितने टाइप के अकाउंट होते हैं? दो टाइप के। कौन सा? सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। सेकंड है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट में क्या क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट्स। थर्ड है नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट। इसमें क्या है? फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। अब हम जानेंगे द अदर अकाउंट्स इन बैंक्स आर। अदर अकाउंट्स जो बैंक्स है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं, द डीमिट अकाउंट इज फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। Second है the nostro accounts allows the Indian banks to hold an account of the foreign banks wherein the deposits are made in foreign currency. Third है the loro account allow for two banks transacting with the third bank. Fourth है the vostro account is maintained in Indian banks in Indian currency by the foreign banks.
नेक्स्ट है द एस्क्रो अकाउंट इज ट्रांजेक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन टू पार्टीज बट नीड्स अ थर्ड पार्टी अकाउंट फॉर द डील टू पास थ्रू टेम्परेली. नेक्स्ट है द गिल्ट अकाउंट GILT अकाउंट आर स्पेशली अकाउंट्स wherein government securities and treasury bills are held in the demat form and are maintained and held by the investor as well as the primary dealers. अब हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं इनसे रिलेटेड कुछ MCQs हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है बैलेंस इन करंट अकाउंट इज क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग. सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिमांड डिपॉजिट. नेक्स्ट है द सेविंग बैंक अकाउंट दैट डज नॉट ऑपरेट फॉर मोर देन 24 months दैट द अकाउंट इज कॉल्ड. ऑप्शन सही हो जाएगा बी डोरमेंट अकाउंट. नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्म. तो क्या सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डीमेट अकाउंट. नेक्स्ट है व्हाट इज एन डीमेट अकाउंट. तो क्या होता है डीमेट अकाउंट, ये पूछा गया है. सही आंसर हो जाएगा अकाउंट इन विच शेयर्स ऑफ वेरियस कंपनीज आर ट्रेडेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Next है which of the following accounts is intended to manage the income earned in India from sources like pension, dividend, rent, etc. by NRI. तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NRO अकाउंट. अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है NPA. NPA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फुल फॉर्म है NPA का. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. तो NPA क्या है जानते हैं. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आर लोन्स गिवन बाय अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर द बोरोवर डिफॉल्ट्स और डिलेज इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट्स. According to RBI, any loan repayment which is delayed beyond 90 days in continuations has to be identified as NPA. It is a definition of NPA. NPA full form non-performing assets. आप लोग इसको PDF डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं. NPAs are further sub-classified into first देखते हैं इसका. Substandard assets are those which are non-performing for a period not exceeding 2 years. Second है doubtful assets are those loans which have remained non-performing for a period exceeding 2 years but which are not considered as loss assets. Loss assets one where loss has been identified but the amount has not been written off wholly or partly. In other words, such as assets is considered non-recoverable. NPAs के ये क्लासिफिकेशन है. अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देखते हैं. फर्स्ट है what is the time period for a term loan to be classified as NPA? What is the right answer? 90 days. Option B is the right answer. Next है after how many crop season an unpaid short duration farm loan will be termed as NPA? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B 2 crop seasons. Next है what is the time period for the long duration crops to be termed as NPA? तो क्या सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फर्स्ट क्रॉप सीजन. नेक्स्ट है व्हाट आर द फंड्स दैट आर सेट असाइड बाय द बैंक्स एज फ्रैक्शन टू द लोन्स नोन एज. सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है व्हाट डू वी कॉल ए लोन व्हिच रिमेन्स NPA फॉर ए पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 months. सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी substandard asset. नेक्स्ट है व्हाट इज ए डाउटफुल एसेट. तो क्या सही आंसर है substandard assets for 12 months period is a doubtful asset. नेक्स्ट है when was the SARFAESI Act enacted? तो क्या सही आंसर इसका हो जाएगा 2002. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ इनएक्टिंग द SARFAESI Act? तो क्या सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी रिकवरिंग लोन्स इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है वेयर इज द SARFAESI Act नॉन एप्लीकेबल. सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव यानी अनसिक्योर्ड लोन्स, लोन्स बिलो 1 लाख,
where remaining debt is below 20% of the principal. All of the above is the right answer. Next है, what is termed as low loss asset? What is termed as loss asset? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, substandard assets for 3 years. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक? फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे. अब हम इसको डिस्कस करेंगे, किसको? फाइनेंशियल इंक्लूजन को. और फाइनेंशियल इंक्लूजन से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो सारे ही मैंने इसमें कवर किए हैं. फर्स्ट है, विच वन ऑफ द इज पीएमजेडीवाई रिलेटेड टू? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, व्हाट इज द अमाउंट फॉर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर इन पीएमजेडीवाई? व्हाट इज द राइट आंसर? 2 लाख. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, व्हाट इज आर द मेन एम ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन? क्या एम है इसका मेन? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन अर्बन एंड रूरल एरियाज एट अफोर्डेबल कॉस्ट. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, ब्रिंगिंग ऑल पुअर अंडर बैंकिंग नेट. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एफर्ट्स फॉल अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान ऑफ आरबीआई गवर्नमेंट? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, पब्लिक सेक्टर लैंडिंग टारगेट, जीरो बैलेंस अकाउंट. ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फिनो? तो फिनो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क ऑपरेशन. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन मींस प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या सही आंसर हो जाएगा? फाइनेंशियल सर्विस लाइक पेमेंट्स, रेमिटेंस, सेविंग लोन्स एक्सेट्रा एट अफोर्डेबल कॉस्ट. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है हमारा SHG. SHG जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. SHG, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज SHG से. और क्या फुल फॉर्म है SHG का? सेल्फ हेल्प ग्रुप. सेल्फ हेल्प ग्रुप इसका फुल फॉर्म बनता है. किसका? SHG का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. When was self-help group introduced in India? तो कब इंट्रोड्यूस हुआ था ये इंडिया में? 1992. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट लॉन्च सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, नाबार्ड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स आर पार्ट ऑफ द फेमस SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि RRBs, कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन वन सेल्फ हेल्प ग्रुप? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, 10 to 20. How much percent of SHG consists exclusively of women? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 90%. 90% is the right answer. अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक. हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? NEFT, RTGS, IMPS एंड UPI. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. इसके से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं वो सारे ही हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं. चलिए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोटिव टू ब्रिंग द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 इनटू बीइंग? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, यानी कि टू प्रोवाइड रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट सिस्टम, टू डेजिग्नेट RBI as the for purpose related to payment system in India, to provide a legal basis for netting and settlement finality. All of the above. Option D is the right answer. Next है, which section of PSS Act 2007 defines a payment system? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
सेक्शन 2(1). नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन पेमेंट सिस्टम ऑफ PSS एक्ट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि क्लियरिंग, पेमेंट, सेटलमेंट सर्विस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट पर ट्रांजैक्शन इन नेफ्ट। तो क्या सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो लिमिट, कोई भी इसमें लिमिट फिक्स नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन IFSC कोड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 डिजिट। कितनी डिजिट होती है IFSC कोड में? 11 डिजिट्स होती हैं। The zero in IFSC code is placed in which of the following position of the 11-digit IFSC code? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? फिफ्थ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू RTGS। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 लाख। 2 लाख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेफ्ट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सही आंसर है ऑप्शन बी, डिफर्ड नेट सेटलमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है IMPS इज फंक्शनल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। सही आंसर क्या हो जाएगा? NFS। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म? नेशनल फाइनेंशियल स्विच, NFS का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है इन विच ईयर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर स्टार्टेड इन इंडिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2005। 2005 इज द राइट आंसर। व्हाट डज भीम स्टैंड्स फॉर। भीम का क्या फुल फॉर्म बनता है? ऑप्शन बी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्टैंड फॉर भीम। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड भीम एप्लीकेशन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NPCI इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट डज द UPI स्टैंड्स फॉर। UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट डज VPA स्टैंड्स फॉर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू सेंड मनी ओवर UPI। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, यानी कि मोबाइल नंबर, VPA, बैंक अकाउंट नंबर। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट, सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। When was UPI सर्विस लॉन्च्ड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2016। 2016 में लॉन्च हुआ था UPI सर्विस। ऑन विच आर्किटेक्चर इज UPI बिल्ट अपॉन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IMPS। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ VPA ऑन UPI। तो क्या सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, xyz@UPI इज द राइट आंसर, @UPI। What is the length of UPI pin? सही आंसर हो जाएगा 4 to 6 डिजिट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मनी मार्केट। मनी मार्केट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो जानते हैं मनी मार्केट के बारे में। The money market is defined as dealing in debt of less than 1 year. It is primarily used by governments and corporations to keep their cash flow steady and for investors to make a modest profit. It is a definition of money market. आप इसको PDF डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। फर्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिगार्डिंग मनी मार्केट। सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म। मेच्योरिटी इन दिस मार्केट रेंज फ्रॉम 1 day to 1 year. बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट इज टू प्रोवाइड एफिशिएंट लिक्विडिटी पोजीशन, यानी कि ऑल ऑफ द अबव जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच टर्म मनी कैन बी लैंड और बोरोड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 year। 1 year इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिगार्डिंग कॉल मनी। सही आंसर हो जाएगा नो कोलेटरल इज रिक्वायर्ड इन कॉल मनी ट्रांजेक्शन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
What is the minimum duration for which term money can be lent borrowed? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 15 days is the right answer. Next question है the most active segment of the money market in India is which one of the following? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉल मनी ऑब्लिक नोटिस मनी. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मनी मार्केट्स इंस्ट्रूमेंट्स. क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज. यानी कि आप 14 days repurchase agreement of treasury 8% 2007, a treasury bill with 7 days to maturity, a 3-month certificate of deposit. यानी कि all of these is the right answer. ऑप्शन डी. नेक्स्ट है on which of the following instruments in the rate of return calculated on discount basis. सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. यानी कि कॉमर्शियल पेपर्स और कॉमर्शियल बिल्स. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स. तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. यानी कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वाइडली ट्रेडेड ऑन द डिस्काउंट मार्केट, highly liquid securities. Option D is the right answer. All of the above. Next है what is notice money. तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी it is the loan of 1 day to 14 days in the money market. Option B is the right answer. Next है which of the following is most liquid measures of money supply in India. ऑप्शन ए M1 is the right answer. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्रॉड मनी. सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी M3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है which one out of the following is least liquid among the measures of money supply. सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी M4 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग आर नोन एज नैरो मनी. तो क्या सही आंसर हो जाएगा इसका नैरो मनी का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए M1 एंड M2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स कैपिटल मार्केट. सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेबी रेगुलेट्स द कैपिटल मार्केट. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ कैपिटल मार्केट. सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. यानी कि इक्विटी, डेब्ट और डेरिवेटिव. ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है मनी मार्केट वेयर डेब्ट एंड स्टॉक्स आर ट्रेडेड एंड मैच्योरिटी पीरियड इज मोर देन अ ईयर इज क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग. सही आंसर है कैपिटल मार्केट. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Next है which of the following is the regulator of the credit rating agency in India. Option A SEBI is the right answer. Next है which of the following cannot be called as a debt instrument as referred to a financial transaction. Option D loans is the right answer. Which of the following best describes Securities and Exchange Board of India. All of the above. Option D is the right answer. For what kind of transactions are demat accounts necessary? Option A for trading in shares of companies is the right answer. अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक. हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बेसल नॉर्म्स. बेसल नॉर्म्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. इसे हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. बेसल नॉर्म्स से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो सारे ही हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है हु फॉर्मुलेट्स बेसल गाइडलाइंस. तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी BCBS. BCBS है वो बेसल गाइडलाइंस को फॉर्मुलेट करता है. तो बेसल गाइडलाइंस आर पब्लिश्ड बाय बेसल कमेटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन. BCBS का फुल फॉर्म बनता है बेसल कमेटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन BCBS बेस्ड इन बेसल स्विट्जरलैंड. नेक्स्ट है हाउ मेनी बेसल अकॉर्ड हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एज ऑफ नाउ. सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.
यानी कि there are 3 Basel Accords published since its inception. Basel first was introduced in 1988, Basel in 2004, and latest set of guidelines Basel third were introduced in 2010 यानी कि 2010. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क आर कवर्ड बाय बेसल फर्स्ट. तो क्या सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ, यानी कि क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क दोनों ही इसका सही आंसर है. बेसल फर्स्ट गाइडलाइंस इनिशियली फोकस्ड ओनली ऑन क्रेडिट रिस्क बट लेटर इंट्रोड्यूस मार्केट रिस्क ऑल्सो. नेक्स्ट है When did India started implementing Basel First guidelines? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1992. India began implementing the Basel First in April 1992. Next है in line with Basel guidelines, what was the minimum percentage CRAR prescribed by the Reserve Bank of India? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9% is the right answer. RBI implemented the Basel III recommendation in India. सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अप्रैल 1st 2013. Option C is the right answer. Basel implementation begins on April 1st 2013. RBI issued guidelines based on the Basel III reforms on capital regulation on May 2, 2012. In the extent applicable to bank operating in India. Banks have started implementing the guidelines from April 1st, 2013 in India in a phased manner. Next है Basel III capital regulation were released by Basel Committee on Banking Supervision BCBS as a global regulatory framework for more resilient banks and banking system on. तो क्या सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, दिसंबर 2010 यानी दिसंबर 2010. The BCBS released a comprehensive reform package entitled Basel III, a global regulatory framework for more resilient banks and banking system, known as Basel III Capital Regulation in December 2010. Next है Basel III capital regulation are based on 3 mutually reinforcing pillars. These pillars are, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड, सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी, मार्केट डिसिप्लिन. ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. Next है as per the Basel III implementation in India, minimum Tier 1 capital must be -% of risk-weighted assets on ongoing basis. सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7% is the right answer. Tier 1 capital must be at least 7% of RWAs on an ongoing basis. Next है as per Basel III, the risk of losses in on balance sheet and off balance sheet positions arising from movements in market prices is called dash. क्या सही आंसर हो जाएगा? मार्केट रिस्क. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी इसका सही आंसर है. मार्केट रिस्क इज द रिस्क ऑफ लॉसेस इन ऑन बैलेंस शीट एंड ऑफ बैलेंस शीट पोजिशंस arising from movements in market prices. अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट बैंकिंग एब्रीविएशंस. इम्पोर्टेंट बैंकिंग एब्रीविएशंस ये भी काफी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है बैंकिंग एब्रीविएशंस. तो जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने आपको यहाँ पे दिया है. आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके ये सारे बैंकिंग एब्रीविएशंस देख सकते हैं जो इसमें मेंशंस हैं. मैंने आपको स्पेशली जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पे प्रोवाइड कराए हैं. आप लोग सारे देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके या पॉज करके वीडियो को. ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप जरूर देख के जाइएगा. आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं. आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं. इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना
बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो आप आज ही बेल आइकन दबा लें और ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले देख सकते हैं। और हमारे चैनल के बारे में, इस वीडियोस के बारे में आप लोग अदर स्टूडेंट्स को जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।